हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षा। आई एम अवेराज योर मैथ्स मेंटर। हाँ, तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे क्लास 10 मैथ्स रियल नंबर के बारे में, है ना। तो पीछे हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं इसके बारे में। पहला जो लेक्चर था हमारा इंट्रोडक्शन टू नंबर, और सेकंड वाला में हम लोगों ने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किया था जो किसके ऊपर बेस्ड था, नंबर्स के ऊपर बेस्ड था। तो आज हम लोग लेके आए इस लेक्चर में बात करने वाले किस चीज़ के बारे में, अगला जो टॉपिक है चैप्टर रियल नंबर में, उसके बारे में। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया होगा ना, नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने वाले थे वो क्या है, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो उसी चीज़ के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है? ये कुछ है नहीं, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक सिंपल स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को आप क्या कर सकते हो, फैक्टराइज कर सकते हो या एक्सप्रेस कर सकते हो एज अ फॉर्म, ये एज अ प्रोडक्ट ऑफ दियर प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक रिगार्डलेस ऑफ देयर ऑर्डर। मतलब क्या हुआ, ये स्टेटमेंट मैंने बोल दिया, इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सा स्टेटमेंट है। सिंपल सा मतलब, जैसे कोई भी आप कंपोजिट नंबर ले लो। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, इसके लिए आप पहला जो लेक्चर है ना, इंट्रोडक्शन टू नंबर, वहाँ पे आपको अच्छे से बताया गया। ठीक है, तो कोई भी कंपोजिट नंबर आप उठा लीजिए, जैसे मैंने ले लिया कंपोजिट नंबर 12। ठीक है, अब 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करो। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना। तो इसका ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि 12 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा, है ना। मतलब 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन सा प्राइम फैक्टर्स आने वाला है, सिर्फ 2 और 3 ही आएगा, रिगार्डलेस ऑफ देयर ऑर्डर। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, कैसा लिख सकते हो, 3 इंटू 2 इंटू 2, या फिर और ऐसा भी लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, तो ये सारा जो होगा वो सब प्राइम फैक्टराइजेशन है किसका, 12 का। यही हमारा कहता है कौन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसके अलावा और कोई ये जो होगा ना, कोई थर्ड प्राइम नंबर नहीं होने वाला है। जैसे कि आपसे बोल दिया क्या 5 इसका प्राइम फैक्टर में आएगा, बोलेंगे नहीं आएगा। किसी भी तरीके से हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले, 5 इसका फैक्टर नहीं होने वाला है ना। तो यही चीज को कहते हैं हम यूनिकनेस। ठीक है, यूनिकनेस मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है, इसके अलावा कोई और दूसरा नहीं हो सकता, है ना। तो 12 का जो प्राइम फैक्टर्स होगा वो सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 ही हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसका अगर स्टेटमेंट लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, इसको हम ऐसा लिखेंगे, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड, या फिर इसी को आप लिख सकते हो एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक except for order of prime factors। ठीक है, तो यही इसका बस सिंपल सा स्टेटमेंट है। आई होप समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्या कहता है, एक बार फिर से देख लो कि जितना भी कंपोजिट नंबर क्या होता है, पहले लेक्चर में आपको बता दिया गया कि एक ऐसा नंबर जिसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। तो हाँ, तो जितना भी कंपोजिट नंबर होता है उसको आप फैक्टराइज कर सकते हो या एक्सप्रेस कर सकते हो एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। और ये जो फैक्टराइजेशन होता है यूनिक होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकता है, इसके अलावा और दूसरे तरीके से हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, रिगार्डलेस ऑफ या एक्सेप्ट फॉर ऑर्डर ऑफ प्राइम। मतलब प्राइम फैक्टर आगे पीछे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन कैसा होगा।
है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, चेक करना है आपको whether 4 to the power n where n is any natural number end with digit 0, end with digit 0। ठीक है, आपको ये चेक करके बताना है कि 4 to the power n, जहाँ पे n कोई नेचुरल नंबर है, क्या वो 0 से एंड करेगा। हाँ, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखो ध्यान से। ठीक है, अब देखिए अगर कोई भी नंबर 0 से एंड करता है तो बताइए उसके लास्ट वो जो नंबर होगा 5 से डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर हो, जैसे कि 20 हो गया, 30 हो गया, 60 हो गया, कितना भी बड़ा नंबर ले लो, अगर वो 0 से एंड कर रहा है तो वो कितना सा डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे अगर ये वाला नंबर हमारा 0 से एंड से होगा, 0 से एंड होगा, तो ये नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए, 5 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। तो फॉर एनी नंबर एंड विथ डिजिट 0 is always divisible by 5। ठीक है, कोई भी नंबर अगर वो 0 से डिजिट एंड करता है तो वो हमेशा किससे डिविजिबल होना चाहिए, 5 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। इसका मतलब अगर ये 5 से डिविजिबल है, ये सॉरी 0 से एंड हो रहा है लास्ट में, तो इस 5 से डिविजिबल होना चाहिए। फॉर 4 to the power n ऐसा लिख लो, 4 to the power n is end with digit 0 if it is divisible by 5। अगर ये 5 से डिविजिबल है, डैट मीन्स क्या हुआ, दिस मीन्स 5 इज अ फैक्टर ऑफ 4 to the power n। अगर ये 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, 5 इसका एक फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, देखिए बट हम क्या करेंगे, 4 to the power n को अगर आप फैक्टोराइज करो तो 2 into 2 to the power n लिख सकते हो। आप इसको ऐसे कर लो, 2 into 2 to the power 2n आएगा, है ना। तो इसका प्राइम फैक्टोराइजेशन है। ठीक है, तो जब 4 to the power n का प्राइम फैक्टोराइजेशन किए तो यहाँ पे क्या आया, n के किसी भी वैल्यू के लिए क्या इसका प्राइम फैक्टर में 5 आएगा, नहीं आएगा। n के किसी भी वैल्यू के लिए कोई भी नेचुरल नंबर लिख लो, क्या इसका प्राइम फैक्टोराइजेशन करने पे 5 आ रहा, नहीं आ रहा ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम बाई, कैसे लिखेंगे, यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, वाई यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 4 to the power n has only prime factor 2, प्राइम फैक्टर क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है, इस पे 2 दिख रहा है ना। सो अगर सिर्फ उसके पास क्या है, 2 है प्राइम फैक्टर, इसका मतलब ये क्या होगा, 5 इसका फैक्टर नहीं है, 5 इसका फैक्टर नहीं है, इसका मतलब ये 4 to the power n। सो 4 to the power n never ends with digit 0। ओके, आज समझ में आया, सिंपल सा था। ये किस चीज के ऊपर बेस्ड था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। हम यहाँ पे क्यों बोले कि इसका फैक्टर 5 नहीं आएगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है ना। यानी कि 4 to the power n का प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम फैक्टर जो आ रहा है वो सिर्फ 2 आ रहा है बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, है ना। इसलिए 4 to the power n नेवर एंड्स विद डिजिट 0। ठीक है, चलो एक सिमिलर क्वेश्चन है आप लोग के लिए, आप
इसको करके देखिएगा, ठीक है। चेक वेदर 4 टू द पावर n के जगह पर आप कर लीजिए 6 टू द पावर n एंड विद डिजिट 0, ठीक है। ये है आपका, इसको आपको करना है, ठीक है। सेम ऐसे ही होगा। चलिए, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब देखिए इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। आगे जो पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, कुछ एक और सिंपल सा स्टेटमेंट है जिसको आपको एनसीईआरटी में थ्योरम दिया। स्टेटमेंट क्या कहता है वो देखो। ये स्टेटमेंट का आगे यूज होगा प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी ऑफ नंबर। जब हम लोग प्रूफ करेंगे √2 इज अ इरेशनल, तो वहां पे इस स्टेटमेंट का बस यूज होगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट आपको बस आंसर समझ लेना है। स्टेटमेंट क्या कहता है, देखिए, इफ P be a prime number and A be any composite, A be any positive integer, A be any positive integer, ठीक है। अब यहां पे क्या है, इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A, ठीक है। ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, इसका प्रूफ है, बट देखिए हमें प्रूफ अभी ध्यान नहीं रखना, क्योंकि हमको प्रूफ कहीं पे आएगा ही नहीं, उसका यूज ही कहीं पे नहीं है, बस स्टेटमेंट यूज आएगा, ठीक है। तो आपको बस ये स्टेटमेंट ध्यान में रखना है, ठीक है ना, क्योंकि हमें बस वही चीज़ पढ़ना है जो हमारे काम में आएगा, जो हमारे जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो सिंपल सा ये ध्यान रख लो आप, अगर P कोई प्राइम नंबर है और A कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, और P डिवाइड्स करता है A स्क्वायर को, तो P डिवाइड्स करेगा A को, ठीक है। ये स्टेटमेंट का यूज करेंगे आगे जो प्रूफ आने वाला है उसमें, है ना। देखो इसका छोटा सा एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे P है आपका क्या, कोई भी आप प्राइम नंबर ले लीजिए 5, और A कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, जब P डिवाइड्स कर रहा है A स्क्वायर, A कोई पॉजिटिव इंटीजर आप ले लो 15, ठीक है। तो P डिवाइड्स कर रहा है किसको, P, ये साइन होता है ऐसा कहीं पे लिखा रहेगा डिवाइड्स, P डिवाइड्स कर रहा है A स्क्वायर, कहने का मतलब क्या हुआ, 5 डिवाइड कर रहा है किसको, A स्क्वायर मतलब 225 को, ठीक है। तो P डिवाइड्स करेगा किसको, A को, मतलब P डिवाइड्स करेगा किसको, P के जगह पर क्या था 5, तो P डिवाइड्स करेगा A कितना है 15 को करेगा, देखो कर रहा है, ठीक है। तो यही है स्टेटमेंट कहता है कि अगर P कोई प्राइम नंबर है और एक कोई पॉजिटिव इंटीजर है भाई, तो P डिवाइड्स करता है A स्क्वायर, देन P डिवाइड्स करेगा A को, ठीक है। चलो, तो इसको बस आपको ध्यान रखना है, ये आगे यूज करने वाले हैं, है ना। तो चलिए आगे जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है ना, उसके ऊपर ध्यान रखते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लगभग हर साल इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसलिए आप इसको मार्क कर लीजिए VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, तो भाई √2 को हमें प्रूफ करना है इरेशनल, तो यहाँ पे एक मेथड यूज करते हैं, मेथड को हम कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन अब क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम ये पहले मान के चलेंगे √2 है हमारा क्या, रेशनल है, बट लास्ट में हम अपने बात को ही गलत प्रूफ कर लेंगे। इसको मान के तो चल रहे हैं रेशनल, लेकिन लास्ट में जब हम रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी इसके ऊपर यूज करेंगे तो वो क्या होगा, हमारे बात को गलत साबित करेगा। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन, है ना। तो उसी मेथड से ये आपका प्रूफ होगा। चलो, तो देखो प्रूफ में तो क्या करेंगे, लेट इफ पॉसिबल लेट, क्या करना है भाई, लेट कर लो, क्या मैथ्स में तो हम हमेशा लेट करके ही करते हैं ना। √2 इज रेशनल, अगर पॉसिबल है तो क्या मान लीजिए √2 क्या है हमारा, रेशनल है, ठीक है। देन अगर ये रेशनल है, देन देयर एग्जिस्ट
को प्राइम्स A and B such that क्या, देखो कोई भी अगर नंबर रेशनल नंबर होता है तो वो P बाई क्यू के फॉर्म का होता है ना। रेशनल नंबर का डेफिनेशन आपको बताया गया था फर्स्ट लेक्चर में, देखो जाके फिर से। तो अगर ये रेशनल है तो भाई ये क्या होगा, P बाई क्यू के फॉर्म का होगा। तो हम इसको रेशनल माने तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, P बाई क्यू। P बाई क्यू कहने का मतलब यहाँ पे हम A भी मान लिए। A भी कैसा माने हम, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम्स क्या होता है ये भी पहले बता दिया गया। को प्राइम्स ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिसका HCF कितना आता है, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे A भी कैसा नंबर हम मान के चल रहे हैं, को प्राइम, ठीक है। तो ये हो गया, √2 रेशनल था तो ये P बाई क्यू के फॉर्म का होगा। तो अब यहाँ पे करेंगे क्या, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पे √2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 2। इधर स्क्वायर करोगे A स्क्वायर और इधर B स्क्वायर। अब करते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये आपका हो जाएगा क्या, 2B स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो, 2 से अगर हम 2B स्क्वायर को डिवाइड करें तो डिवाइड होगा, हो जाएगा, बिल्कुल डिविजिबल हो जाएगा, है ना। यानी कि 2B स्क्वायर जो है 2 से डिविजिबल है। अब देखो इसके इक्वल टू में कोई चीज़ है तो वो भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। इसके बराबर में क्या था हमारा, A स्क्वायर था, यानी A स्क्वायर भी हमारा क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। A स्क्वायर का वैल्यू क्या हमको नहीं पता, लेकिन ये 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, 2 डिवाइड्स कर रहा है किसको, A स्क्वायर को। अब देखिए अभी ऊपर हम लोग देखिए कोई प्राइम नंबर है P और वो कोई पॉजिटिव A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो क्या करेगा, A को भी डिवाइड करेगा। मतलब 2 डिवाइड से A स्क्वायर डिसमल्टीप्लाइड है, 2 डिवाइड्स किसको डिवाइड करेगा भाई, A को डिवाइड कर लेगा, है ना। अब इससे जस्ट पहले आपको एक स्टेटमेंट बताए थे, वही चीज़ यहाँ पे यूज़ की। यहाँ पे क्या रख लेना, इक्वेशन फर्स्ट, 2 डिवाइड्स कर रहा है किसको, A स्क्वायर को। मतलब क्या हुआ, 2 इज अ A को 2 इज अ फैक्टर ऑफ A। अब यहाँ पे क्या कर लीजिए, लेट A इक्वल्स टू 2C फॉर सम इंटीजर C, सम इंटीजर C। A इक्वल्स टू 2C मान लिए फॉर सम इंटीजर C, है ना। क्यों मान लिए, 2C ही क्यों माने, 3C क्यों नहीं माने, क्योंकि हमारा क्या है, A है 2 से डिविजिबल। कहने का मतलब A जो होगा वो कहीं ना कहीं 2 उसका एक फैक्टर होगा, इसलिए A बराबर हम 2C मान लिए, ठीक है। अब करते हैं क्या, स्क्वायरिंग यहाँ पे फिर दोनों साइड कर लीजिए। तो A स्क्वायर बराबर आपका क्या आ जाएगा, 4C स्क्वायर होगा, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये कर लिए। देखिए यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है वैल्यू ऑफ A स्क्वायर, पुट वैल्यू ऑफ A स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है, यहाँ पे देखो कहाँ गया, 2B स्क्वायर, है ना। तो A स्क्वायर की जगह पे हमें क्या पुट करना है, 2B स्क्वायर। तो हमारा 2B स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4C स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, ये कट जाएगा 2। तो B स्क्वायर बराबर क्या बचा, 2C स्क्वायर बचा। बात समझ में आ रहा है ना, B स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 2C स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर फिर से ध्यान देखो कुछ इसी फॉर्म का आया, 2C स्क्वायर को कौन डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा। इसका मतलब इसके बराबर वाले चीज़ को भी क्या करेगा, 2 डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स किसको डिवाइड करेगा, B स्क्वायर को। तो यहाँ से क्या हो गया, B स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड्स कर रहा है तो 2 डिवाइड्स करेगा किसको, B को करेगा। बात समझ में आ गया, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ पे 2 डिवाइड्स करा A को, यहाँ पे 2 डिवाइड्स करा B को, ठीक है। तो अब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से अगर देखिए ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हम लिख सकते हैं भाई, 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B, है ना। 2 A को भी डिवाइड कर रहा है, 2 B को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ, 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B। अब भाई कैसे हो गया, ये कैसे हो जाएगा, हम तो मान के चले थे क्या A और B हमारा कैसा नंबर है,
को प्राइम नंबर। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ए और बी मतलब को प्राइम नंबर मतलब उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, लेकिन यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर एक 2 आ गया। ये तो हमारा जो मान के चले थे वो गलत प्रूफ हो गया ना, वो उस चीज़ को वो गलत कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ये बात, है ना। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, किस बात को ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, दैट ए एंड बी आर को प्राइम, है ना। ये इस चीज को ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ये ऊपर जो ए बी को प्राइम था बट यहाँ पे कॉमन फैक्टर 2 आ गया, इसलिए इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन आइज दिस टू आवर सपोजिशन, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, हमारे सपोजिशन के कारण। दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises due to our wrong supposition, मतलब हम माने थे जो गलत माने थे। हाँ, तो हम क्या माने थे, √2 रेशनल मान के चले थे, है ना। तो वो जो कि गलत है, अगर वो गलत है तो वो रेशनल नहीं होगा, तो क्या होगा, इरेशनल होगा। हेंस लास्ट में लिख देना इतना आपको, हेंस √2 इज इरेशनल, हो गया प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया। बात समझ में आया कि किस तरह से करते हैं। ये एक तरह से लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा एकदम स्ट्रेट आपको ध्यान रख लेना है, क्या करना है, रेशनल मान के चलना है। ये पहला इक्वेशन आएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, दूसरा इक्वेशन बना लेना है, फिर इसका एक कॉमन फैक्टर निकल के आ जाएगा। मतलब ये क्या करेगा, इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट किया, इसलिए हम ये कॉन्ट्राडिक्शन किसके कारण आया था, हमारे गलत सपोजिशन के कारण आया था, इसलिए √2 रेशनल नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, इरेशनल होगा। ठीक है, समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा। अगर कुछ दिक्कत होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था प्रूफ। अब सेम आप इसको क्या करना, आपका होमवर्क है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, ठीक है। तो ये आपको कर लेना, एक बार इसको आप देख लो ध्यान से अच्छे से। चलो आगे करते हैं। ये इसका डायरेक्ट क्वेश्चन था, आप देखो इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन आता है। इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखते हैं। 3 टाइप का क्वेश्चन होता है इस पे, ये डायरेक्ट होगा, अरे इससे प्लस माइनस वाला होगा। प्लस माइनस वाला क्या होगा, हाँ इसको आपको करके आना है। देखो प्लस माइनस वाला क्या होगा, अगर मान लो ये डायरेक्ट नहीं पूछा है तो ये इस तरह से पूछ लेगा, प्रूव दैट टू प्लस √2 इज इरेशनल। तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता है, उससे आसान होता है, शॉर्ट होता है ना। ये आपको प्रूफ करना है 2 प्लस √2 क्या है, हमारा इरेशनल है। तो कैसे करेंगे, सिंपल करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट 2 प्लस √2 इज रेशनल। इसमें एकदम वैसे ही करना है, ठीक है। देन अगर ये रेशनल है, देन 2 प्लस √2 बराबर क्या हम लिखेंगे, a/b। यहाँ पे बगल में लिख देना क्या, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, a और b इंटीजर्स है, क्योंकि ये रेशनल था तो वो इंटीजर्स के फॉर्म में होगा, p/q के फॉर्म में होगा, इसीलिए हम इसको ऐसा लेके चलेंगे। अब करना है क्या, इसको आप इधर करो, तो √2 बराबर ये +2 था, इधर जाएगा तो -2 होगा, a/b -2, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, √2 इज इक्वल्स टू a - 2b/b हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a इंटीजर है, b इंटीजर है और नीचे भी b इंटीजर है ना, जहाँ पे a एंड b नॉट इक्वल्स टू 0 यहाँ पे लिख देना आपको बस। तो यहाँ पे देखो यार लिखना है क्या, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, इसीलिए क्या होगा, a - 2b कुछ भी आ जाए, आएगा तो इंटीजर ही आएगा, क्योंकि दो इंटीजर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन वो हमेशा इंटीजर ही आता है। तो यहाँ पे दो इंटीजर्स है, दो इंटीजर्स का एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, वो ऊपर इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है, इतना इज तो ये पूरा हमारा क्या होगा, रेशनल होगा।
है ना, पी बाई क्यू के फॉर्म के है, इसलिए हमारा क्या होगा, रेशनल हो गया। सो अब रेशनल ये है, इसका मतलब क्या हुआ, √2 भी क्या होगा, √2 इज रेशनल। बट स्टार्टिंग में तो हम प्रूफ कर चुके हैं ना, क्या प्रूफ किए, √2 इज इरेशनल। तो यहाँ पे लिखते हैं ना आपको क्या, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, किस बात को भाई कंट्राडिक्ट करता है, दैट, किस चीज को, कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। सो हेंस लिख देना है लास्ट में, क्या लिख देना है, √2 प्लस √2 इज इरेशनल। ठीक है, बस इतना ही, ये सिंपल सा है, शॉर्ट है। ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, अगर वो डायरेक्ट नहीं आया तो इस टाइप का कुछ भी दे देगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। सिंपल कर लेना, कुछ नहीं करना, ऐसे मान के चलना है, ए बी के फॉर्म में, इसको एक साइड में कर लेना, रूट वाले नंबर को एक तरफ कर लेना और बाकी इसको लास्ट में सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब इस पे एक और लास्ट टाइप का होता, वो देखो कैसा होगा, इसको एक बार देख लेना आपको अच्छे से। लास्ट जो होता है वो कैसा होगा देखो, क्वेश्चन क्या है ना, प्रूव दैट (3y√2 इज इरेशनल। हमको ये इरेशनल प्रूफ करना है ना, तो वही चीज करेंगे, कुछ नहीं करना, लेट करना है, लेट 3y√2 इज क्या है, रेशनल है। देन अगर ये रेशनल है तो क्या होगा भाई, ये p बाई क्यू के फॉर्म का होगा। 3y√2 इज इक्वल्स टू क्या लिखना है आपको, a बाई बी, जहाँ पे क्या है, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड b नॉट इक्वल्स टू 0। b नॉट इक्वल्स टू 0 हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन में भी आता। ठीक है, अब करना है क्या आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना यहाँ पे, तो 3b इज इक्वल्स टू 2 रूट क्या होगा, a हो जाएगा, सॉरी a√2 होगा। ठीक है, अब देखिए क्या है यहाँ पे, इस b को इधर लेके आ जाओ, सॉरी a को इधर लेके आ जाओ, तो यहाँ पे 3b बाई क्या आया, a आया, इधर क्या बचा, √2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, 3/b a इज रेशनल होगा, क्यों रेशनल होगा, बिकॉज a एंड b आर इंटीजर्स, और इंटीजर्स बाई इंटीजर करेंगे तो क्या है हमारा, वो क्या होगा, रेशनल होगा। अच्छा, यहाँ पे a एंड b आर नॉट इक्वल्स टू 0, a को भी नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये रेशनल है। अब ये रेशनल है, इसका मतलब इसका इक्वल टू वाला चीज़ भी क्या आएगा, रेशनल ही होगा। सो √2 इज रेशनल, है ना। तो यहाँ से फिर यही चीज़ लिख देना, लास्ट में एक लाइन सब में सेम लिखना, बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, किस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, दैट √2 इज इरेशनल, है ना। ये चीज एकदम ध्यान रख लेना लास्ट में। ठीक है, अब ये इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि इरेशनल है, हेंस क्या होगा, जो आप माने थे उसको उल्टा कर लो, 3/√2 क्या होगा, रेशनल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, इज इरेशनल हो गया, बस हो गया, है ना। तो कितना आसान है, बात समझ में आया। ठीक है, चलो आई होप आपको का सब कुछ समझ में आया होगा, है ना। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो ये था आपका प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। आई थिंक ये लगभग इसका जो टॉपिक है वो खत्म हो गया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने हैं, तो बेस्ड होगा किसके ऊपर, एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर, फिर इसका और भी दो कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, और जो पीछे वाला जो था ना कॉन्सेप्ट उसके ऊपर करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये है, इसको एक बार देख लो, अगर कुछ दिक्कत होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, हम लोग करेंगे क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।